हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल में देखने को मिल जाएगा कि मैं अब आप लोग का जो एलटी ग्रेड की सीरीज शुरू कर रहा हूँ ज्योग्राफी की। इसमें एलटी ग्रेड की ज्योग्राफी की सीरीज जो मैं शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें आपके जो एलटी ग्रेड में ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उस हिसाब से मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा आपका। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें एक पेपर जैसे भारत का भूगोल जो इंडियन ज्योग्राफी, उसको 60 क्वेश्चन लेके चलेंगे। और जो आपके भौतिक भूगोल मतलब जो भौतिक भूगोल काम क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोलॉजी और ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, इकोलॉजी और क्या है, वो सारी भी चीज़ें जो है वो अलग मॉडल सिद्धांत और विश्व का भूगोल, वो 60 क्वेश्चन अलग लेके चलेंगे। क्योंकि दोनों का क्वेश्चन एक एक दिन आपको मैं ऐसे कराते चलूंगा। ठीक, ऐसे कराते चलूंगा। और आप लोगों का मैं इस चैनल पे डेली एक एक सेट पेपर आपका ज्योग्राफी एलटी ग्रेड के लिए मैं डेली करूंगा। वो एलटी ग्रेड का ज्योग्राफी तो है ही, उसके साथ साथ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हमने ऐड किए हैं, जो कि आप लोगों को बहुत, जैसे यूपीपीसीएस, बीपीएससी, टीआरई 4.0 जो आया है अभी, उसके लिए और एलटी ग्रेड के लिए, मतलब मिला के जुला के मेरा कहने का ये मतलब है, ये हर चीज़ में जीएस से संबंधित ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस इसमें मैं कराऊंगा। और आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ये सब एनसीईआरटी पैटर्न से और यूपी बोर्ड की किताब को मैंने समाहित करके इसमें सारे क्वेश्चंस को बनवाया है। 120 क्वेश्चन को मैंने बांटा है। 60 क्वेश्चन भारत का भूगोल और 60 क्वेश्चन आपका रहेगा जो है वो ज्योग्राफी। ठीक, जो कि आपको जिसको कहते हैं कि फुल ज्योग्राफी। ठीक, और हम जब अपना बीएचयू से ऑनर्स था मेरा, ज्योग्राफी ऑनर्स था, तो वहाँ पे प्रोफेसर बस एक ही बात करते थे, फुल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, दो ही शब्द का यूज करते थे। मतलब एक में ज्योग्राफी कहते थे और एक में इंडियन ज्योग्राफी कहते थे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब आपके कहीं ना कहीं पूछे हुए एग्जाम से होंगे, और एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के दोनों ऑब्जेक्टिव पे आधारित क्वेश्चंस होंगे। अभी जब आप इसको करेंगे तो आपको इसका क्वेश्चन का पेपर लेवल पता चलेगा कि हाँ, एलटी ग्रेड से हमको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। इसमें इसमें मैं यहाँ तक कि आपका समझ लीजिए मॉडल्स और सिद्धांत और क्या है, और आपके जो होते हैं ज्योग्राफी में, उसको मैप, प्रोजेक्शन वोजेक्शन, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसको भी मैंने इसमें समाहित किया है। ठीक, और इसमें सारे भूगोल, मतलब जितने भी भूगोल आप जानते हो सारे भूगोल को मैं समाहित करके आपको लेके चल रहा हूँ। और हमारी जहाँ तक उम्मीद है कि इससे बाहर एलटी ग्रेड के प्री के एग्जाम जो है आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, और जैसे मैं ऑब्जेक्टिव लूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दूंगा आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से। लेकिन एक क्लास फुल फिल करने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड ज्योग्राफी और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी आप लोगों को साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज पहला दिन, पहला क्लास। पहले दिन पहले क्लास में आंसर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, अब देखो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यही पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा खांसी, देखिए भैया मेघालय में है, लेप्चा कहाँ की, सिक्किम की, अंगामी मणिपुर की, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है नीलगिरी के पहाड़ी पर। ठीक, टोडा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ी पर पाई जाती है। अंगामी कहाँ मणिपुर की है, नहीं। तो इसका आंसर आपका है क्या, कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर पहला क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा अंगामी। ये कहाँ की जनजाति है, अंगामी जनजाति जो है नागालैंड में निवास करती है। ठीक, इसका आंसर अगर यही नागालैंड रहता, ये नागालैंड में निवास करती है, नागालैंड में निवास करती है। ये बात आपको समझ में होनी। टोडा जनजाति क्या है, नीलगिरी पर्वत, क्या नीलगिरी पे निवास करती है, नीलगिरी पर्वत पे निवास करती है। ठीक, और लेप्चा सिक्किम के, खासी गारो खासी जयंतिया जो हिल्स है उन्हीं के नाम पे जनजाति के नाम पड़े हुए हैं। ठीक, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हुआ, अंगामी। अंगामी कहाँ की है, नागालैंड की, इसमें मणिपुर दिया, ये सुमिलित नहीं है। ठीक, ये मैं आपको बता दूं, मैं जिस स्रोत से भी बताऊंगा आपको सारी किताबें भी बताते चलूंगा एलटी ग्रेड के लिए, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। वो सब से सारी चीजें आपको मैं इसमें कराते हुए और बताते हुए चलूंगा। ठीक, और देखो आप जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। अब इसके लिए मुझे रिमोट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चलो आज जैसे ही काम चला। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या है, सूची ए को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुल से सही उत्तर का चयन करना है अपने को। ठीक, अब सूचियां दी गई है, इसको मिलाना है। अब मीणा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो मीणा जनजाति आपको पता होना चाहिए राजस्थान में निवास करती है। संथाल झारखंड में, क्योंकि संथाल विद्रोह भी आपने पढ़ा है। थोड़ा अभी नीचे में पहले क्वेश्चन में यहाँ पे कहाँ पे, तमिलनाडु में। और भोटिया, भोटिया क्या है, भोटिया उत्तराखंड में निवास करती है। भोटिया के साथ एक और खास बात है कि भोटिया लोग क्या है, चीन के साथ अपने व्यापार को बनाए रखते हैं वहाँ पे। उत्तराखंड की जनजाति है, उनसे लगता जुलता है नेपाल और भूटान, और नेपाल और उनसे, तो वहाँ से अपने व्यापार का भी चाइना के साथ थोड़ा बहुत करते रहते हैं। ठीक, आगे देखो,
मीणा जनजाति राजस्थान की हो गई, ठीक है। और क्या, संथाल झारखंड की है। टोडा कहाँ है, तमिलनाडु में। घोटिया कहाँ पे है, घोटिया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही होगा। इसमें अभी देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था मेरे क्लास का। और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो सूखा प्रवण क्षेत्र, मतलब सूखा प्रवण क्षेत्र कहाँ पे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सूखा प्रवण क्षेत्र क्या है, अब देखिए उड़ीसा का काला हांडी जो है वहाँ सूखा तो पड़ता है, ठीक है। भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक का पठार है, ठीक है। ये है। फिर बाढ़ उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में, उत्तर बिहार है बिहार, ठीक है, दोनों है। और भूस्खलन प्रवण क्षेत्र क्या है, गढ़वाल, गढ़वाल हिमालय यानी उत्तराखंड, ये यूपी का है। तो क्या देखिए सूखा प्रवण क्षेत्र जो है आपका, जो सूखा प्रवण क्षेत्र है उड़ीसा का काला हांडी जिला, मतलब काला हांडी जो है ये प्रसिद्ध है सूखे के लिए, ठीक। और क्या दूसरा पूछे, भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भूकंप प्रवण क्षेत्र क्या है, ये कर्नाटक का पठार जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्नाटक क्या है, कर्नाटक का पठार, ये वाला सुमेलित नहीं, क्योंकि कर्नाटक आपके प्रायद्वीपीय भारत में आता है। प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप के संकेत बहुत कम मिलते हैं, भूकंप के संकेत। कर्नाटक का पठार और यहाँ पे दृढ़ भूखंड है, ठीक, क्योंकि भाई बेसाल्ट की चट्टानों से बना है, जो सामान्यतः भूकंप की आशंका से रहित है। यहाँ भूकंप नहीं आते। और बाढ़ प्रवण क्षेत्र क्या है, उत्तर बिहार, तो भैया पता है कि उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप तो हर साल जारी रहता है, इसको आप अच्छी तरीके से जान जाओ। और भूस्खलन क्या है, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र क्या है, भूस्खलन होता क्या है ये जान जाइए आप। पहले पहले ये पहाड़ी है, ठीक। और पहाड़ी क्या है, जब पहाड़ी पे यहाँ पे क्या वनस्पतियां उनकी होती है, जब ये वजन होकर जब उसका गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, ये पहाड़ी सड़क के नीचे चली जाती है। और यहाँ की वनस्पतियां और यहाँ की जो भी जीव जंतु या जो भी रहते हैं, यहाँ से इनको क्या होता है, यहाँ से नीचे जब खसकते हैं तो उसमें मलबे में दबते हुए आते हैं। अभी आपने उत्तराखंड का देखा ना, कई जगह बादल फटे, कई जगह भूस्खलन हुआ। उससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं बता सकता, उसको आप रोज देख रहे हो, रील में देख रहे हो, न्यूज में देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक। तो इसके लिए क्या है कि भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। उस उच्च पहाड़ी को कहते हैं जहाँ पे कोई भी नव निर्माण होने के कारण उसके नीचे की चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं। जब बारिश है उस पर जब वजन बढ़ जाता है, तो जब नीचे कुछ रहता नहीं उनको, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, वह पहाड़ी आपकी नीचे चली जाती है, नीचे चली जाती है, तो उसी को हम कहते हैं भूस्खलन। तो भूस्खलन की क्रिया गढ़वाल हिमालय यानी उत्तराखंड में बहुत ज्यादा होता है। अभी टनल भी धंस गया था, आपको पता होना चाहिए था, उत्तराखंड में ही था। उत्तरकाशी जिला भी धीरे धीरे धंस रहा है, खिसक रहा है, वो भी आपको न्यूज में भी देखने को मिला था। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें जब आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे, तो इधर जहाँ से आपको थोड़ा सा भी आप दिमाग में ये चीजें रख के पढ़ेंगे कि नहीं हमको करना कैसे है, तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, ठीक। अब जैसे क्या है, सूखा काला हांडी तो पता है कि वहाँ पे सूखा पड़ता है, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, और दूसरा विकल्प दिया था भूकंप प्रवण क्षेत्र। भूकंप प्रवण क्षेत्र का मतलब था भूकंप आता कहाँ पे। तो भूकंप तो देखो भारत में तो भूकंप के क्षेत्र 5 जोन बताए गए हैं, लेकिन जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप से रहित है, भूकंप से। लेकिन अपवाद स्वरूप कभी कभी भाई होता है, तो उसके लिए हम नहीं कह सकते। महाराष्ट्र का लातूर भूकंप था, ठीक है। गुजरात का भूकंप था 2001 या 2000 में, ठीक, वो भी भूकंप था। तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन क्या है, प्रवण क्षेत्र मतलब जहाँ सर्वाधिक संभावनाएं होती है, तो इसमें संभावनाएं वहाँ क्या है, कम है। यही चीज आपको देखना है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत प्रवण क्षेत्र, क्या प्रवण क्षेत्र का कोई मतलब नहीं होता, उस क्षेत्र से उस क्षेत्र का संबंध है कि नहीं, यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, घाटशिला प्रसिद्ध है। अब घाटशिला किस लिए प्रसिद्ध है बताइए, निम्नलिखित में से घाटशिला क्यों प्रसिद्ध है। घाटशिला का आपने नाम सुना होगा जरूर, ऐसा नहीं घाटशिला का आपने नाम ही नहीं सुना। घाटशिला प्रसिद्ध क्यों है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना। तो घाटशिला क्यों प्रसिद्ध है फिर भाई, तो घाटशिला क्या है, घाटशिला है क्या, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला क्या है, तांबे के लिए प्रसिद्ध। और घाटशिला कहाँ पे है, कहाँ पे, और इसको आप जान जाइए, झारखंड में स्थित है। क्या है, झारखंड में स्थित है घाटशिला खान, ठीक। यहाँ पे क्या है, तांबे के खान है। कहाँ पे है, ये घाटशिला कहाँ पे है, ये झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड, ठीक। ठीक। अब देखिए बाक्साइट, बाक्साइट बाक्साइट किसका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का, इसको आप जान जाइए। यूरेनियम कहाँ है, या केरल के तट पे मोनोजाइट में पाया जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। कोयला का है, कोयला तो भारत में कई जगह पाया जाता है, दो ही है, गोंडवाना और टर्सियरी। गोंडवाना में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, टर्सियरी में थोड़ा कम पाया जाता है। जब कोयले वाला चैप्टर होगा तो उसमें पूरी डिटेलिंग हो जाएगी अपनी। आगे देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय चट्टान क्रमों के सही कालक्रम में को नीचे दिए गए कूट का चयन करिए। अच्छा, इसमें किस चट्टान का निर्माण कब हुआ था, किस चट्टान का निर्माण कब हुआ, तो वही क्वेश्चन पूछा। इसमें सबसे पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। इसमें क्या है, इसमें आपको ये जानना होगा कि सबसे पहले क्या आएगा। पहले सबसे पहले आती है धारवाड़, क्या आती है, पहले आती है धारवाड़,
नंबर 1 पे धारवाड़, कर्नाटक और नाटक वाला क्षेत्र होता है अपने धारवाड़ का, ठीक, धारवाड़, ठीक, धारवाड़ आएगा। दूसरे नंबर पे कुडप्पा की चट्टानें आती हैं, ठीक, दूसरे नंबर पे कुडप्पा की चट्टानें आ जाती हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे कौन सा आता है, विंध्यान आता है, ये विंध्यान आता है। और चौथे पे क्या आता है, चौथे पे आता है गोंडवाना लैंड, चौथे पे आता है गोंडवाना लैंड। तो इसका आंसर आपने क्या किया, इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब ये देखो, इस क्रम चट्टानों के क्रम को दिया हुआ है, तो इसको जब चट्टान पढ़ेंगे तो उसमें तो पता है कि इसमें कौन सी क्या कौन सा खनिज मिलता है, कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ पर ये है, किसमें बलुआ पत्थर मिलेगा, किसमें धात्विक खनिज मिलेगी, किसमें जीवाश्म मिलेंगे, किसमें नहीं मिलेंगे, इनका क्रम क्या है, कब निर्मित होते हैं, ये सारी चीज़ें अपने को इसमें से देखने मिलेगी। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रम पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए क्रम में क्या है। आपको क्रम में बताना है सबसे पहले किसका निर्माण होता है, धारवाड़ का। सबसे पहले किसका निर्माण होगा, धारवाड़ का, ठीक, धारवाड़। उसके बाद किस चट्टान का निर्माण होगा, कुडप्पा का, कुडप्पा, फिर कुडप्पा का निर्माण हमने किया। फिर तीसरी बार किसका निर्माण होगा, विंध्यन का, किसका हुआ, विंध्यन का, ठीक। फिर नंबर 4 पे गोंडवाना लैंड, सबसे नंबर 4 पे कौन, गोंडवाना लैंड। कोयला सर्वाधिक किसमें, गोंडवाना लैंड में, कोयला, कोयला कहाँ, गोंडवाना लैंड में। ध्यान ध्यान रखिएगा, इसमें आप ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे क्वेश्चन देखो, नारेस्टर काल वैशाखी नामक छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में कब होता है। यह नार्वेस्टर पूछा है, काल वैशाखी, यहाँ पे नार्वेस्टर काल वैशाखी नामक छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में कब होता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछा है कब, ये गर्मी के मौसम में होता है, गर्मी के मौसम में होता है, अप्रैल और मई के, अप्रैल और मई के टाइम में होता है। नवंबर दिसंबर में क्या होता है, नवंबर दिसंबर में ठंड का मौसम होता है, जून जुलाई बारिश में होती है। ये चीज आपको देखने को मिला। अब देखो इसमें क्या है, भारत में मार्च से मध्य जून तक क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो मार्च से और उसमें है, उसमें आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक, ग्रीष्म ऋतु होती है। इस ऋतु में क्या होता है, स्थली गर्म और शुष्क पवन, जो स्थल पे पवनें होती हैं वो स्थलीय और गर्म और शुष्क होती हैं, और आर्द्र समुद्री पवनों से मिलने से तूफानों की उत्पत्ति करते हैं दोनों, ठीक, तूफानों की उत्पत्ति होती है। और इन्हें पूर्वी भारत के, इन्हें भारत के इसमें क्या है, इन्हें पूर्वी भारत में नार्वेस्टर या कालवैसाखी कहते हैं। इसको पूर्वी भारत में नार्वेस्टर या कालवैसाखी कहते के नाम से जाना जाता है। इन तूफानों में थोड़ी बहुत वर्षा होती है और ओले भी पड़ते हैं। उस टाइम के मौसम में आपको पता है ओले पड़ने की संभावना सर्वाधिक होती है। संघनन और कंडेंसेशन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उस टाइम बहुत तेजी से होती है। तो इसमें क्या है, यही है, यही आपका इस क्वेश्चन की व्याख्या में अगर देखा जाए तो भारत में मार्च से जून के मध्य क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। इस ऋतु में स्थलीय पवनें जो होती हैं गर्म और शुष्क पवन तथा समुद्री पवनें जो होती हैं आर्द्र होती हैं। उनसे जब ये टकराती हैं तो तूफान की उत्पत्ति हो जाती है एकाएक। तो तूफान की उत्पत्ति होता है तो इन्हें पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहते हैं, यानी काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है इन्हीं को, ठीक है। और क्या होता है, इन तूफानों में थोड़ी थोड़ी वर्षाएं होती है, तो काल वैसाखी वहाँ की जो फसलें होती है ना, उनको आम उम के लिए सब के लिए बहुत फायदा पहुँचा देती है। यही बात, आम्र वर्षा होती है और ये कॉफ़ी के लिए और चाय के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इस बात को हमको जानना है। आगे देखो, नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित होती हैं पहाड़ी ढालों पर, कटकों शिखरों पर, नदी तटबंधों पर और नदी वेदिकाओं पर। देखो नदी से तो कोई संबंध ही नहीं है पहाड़ी, क्योंकि नागा लोग पहाड़ी में रहते थे, इनको तो पहले से आप इस दोनों से काटी दो और अब मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, ऐसे ऐसे पहाड़ है। तो क्या ये यहाँ जनजाति निवास करेगी कि यहाँ निवास करेगी कि यहाँ निवास करेगी, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। कटक पे तो कोई निवास करने वाला है, एकदम ऊपर पे तो कोई, शिखरों पे क्या होता है, पहाड़ी ढालों पे। अब देखो ढालों पे तो यहाँ तो कोई निवास करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ भूस्खलन का खतरा बना रहता है। ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है जो कटक होता है, तो कटक में थोड़े से चौरस होंगे जरूर जरूर, नीचे तो कोई निवास नहीं करता मेरे भाई। तो क्या होता है, नागा लोगों का जो होता है, नागा लोगों का निवास जो होता है ना, जो नागा लोग निवास करते हैं वो पहाड़ी के क्या, पहाड़ी के शिखरों पर निवास करते हैं, ठीक, पहाड़ी के शिखरों पर निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्य का सही अवरोही क्रम बताओ। इसमें से पूछा कि 3 अवरोही क्रम में भारत का राज्य बताना है भैया। कि सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, यही 3 बचता ही है, यही 3 को आपको आंसर दे देना है। अब देखो क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है ना, जैसे यूपी का एक आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, अभी बढ़ा होगा तो नहीं पता, लेकिन क्या होता है टोटल प्रतिशत को मैं बता दे रहा हूँ, 36%, 36.27% होता है। और पंजाब में क्या करते हैं, पंजाब में प्रतिशतता में पंजाब आगे आ जाएगा, लेकिन उत्पादन में भी नहीं आता, तो 22.61% पे इनकी खेती, मतलब ये उत्पादन करते हैं। और हरियाणा का क्या दिया है, 14 दशमलव क्या है,
ये जो हरियाणा है, हरियाणा का क्या है 14 दशमलव क्या होता है इसमें 14.03%, 0.3% लेके इस तरह से आरोही क्रम में मिला है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलो 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, निम्नलिखित अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा क्या है, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। रेगुर, रेगर या रेगुर मृदा तो महाराष्ट्र में है। तो लेटेराइट मृदा पंजाब में पाई जाती है। लाल और पीली मृदा छत्तीसगढ़ में। अब देखो क्या है, मृदा का चैप्टर अब पढ़ेंगे हम लोग, मैं मृदा का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अब देखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो मिलन नहीं है, तो ये लेटेराइट मृदा पंजाब में नहीं है। पंजाब में क्या है, पंजाब नदियों 5 नदियों से मिलकर पंजाब बनता है। पंजाब, पंजाब में कौन सी मृदा आएगी, पंजाब में आपकी जलोढ़ मृदा आएगी। पंजाब में आपकी जलोढ़ मृदा आएगी, क्योंकि ये नदियों का मुहाने पर स्थित है। नदियों के संगम यानी नदियों के पंजाब, पंजाब आब मतलब पानी का होता है। तो पंजाब 5 नदियों के आब में बना है, मतलब 5 नदियों से घिरा हुआ है पंजाब। तो वहाँ लेटेराइट मृदा का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और जैसे दिया जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में, क्या है जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना ये सब नदियों के तलहटी में घाटी में होने के कारण इसका क्या है यहाँ पे जलोढ़ मृदा है। रेगुर मृदा या काली कपास वाली मृदा, ये आपके क्या है ज्वालामुखी उद्भेदन से मतलब प्रायद्वीपीय भारत पूरा अधिकतर इसमें 5.5 लाख वर्ग क्षेत्र में काली मृदा फैली है भारत में। तो महाराष्ट्र कर्नाटक वाला भी क्षेत्र इसमें आया और गुजरात भी आता है। इसमें क्या होगा, महाराष्ट्र जो है आपका रेगुर मृदा वाला सही है। फिर लाल और पीली मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्या छत्तीसगढ़ के जो पहाड़ और पठार बस्तर उस्तर वाला इलाका है ना, उसमें क्या है आपके ये मृदा मिलती है। लेकिन क्या पंजाब में लेटेराइट मृदा नहीं मिलती, पंजाब में लेटेराइट मृदा नहीं मिलती। लेटेराइट मृदा मुख्यतः पता है कहाँ मिलती है, पूर्वी और पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ और उड़ीसा के पठारी भागों में, उड़ीसा के पठारी भागों में, छोटा नागपुर के पठार के पाट प्रदेश में, मेघालय का पठार, ठीक, आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। पंजाब में यह मृदा नहीं पाई जाएगी। ठीक, अब देखो, अब मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें हो गया आपका ना, ये चीज़ें हो गया। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है इसको आप जान अच्छी तरह से, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट में, राजमहल की पहाड़ी, उड़ीसा के पठारी क्षेत्रों में और छोटा नागपुर के पाट प्रदेश में और मेघालय का पठार आदि क्षेत्रों में क्या लेटेराइट मृदा पाई जाएगी। इसको आप जरूर ध्यान रखोगे। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, लूनार महाराष्ट्र, पुलिकट आंध्र प्रदेश होना चाहिए। तो ये चिल्का उड़ीसा और कोलेरू आंध्र प्रदेश। पुलिकट क्या है आपका राजस्थान में है क्या, पुलिकट राजस्थान में है क्या, तो इसमें सुमेलित नहीं है। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है पुलिकट। लूनार झील कहाँ पे है भैया, इसको आपको पता होना चाहिए। अब देखो पुलिकट एक लैंगून झील है, आपको पता है पुलिकट एक लैंगून झील है। ये पुलिकट जो है क्या है, ये लैगून है। लैगून का निर्माण कैसे होता है, अब जैसे यहाँ बच गया जल और ये समुद्र है, कभी बाढ़ का पानी यहाँ तक आया और ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये जो बचा हुआ क्षेत्र है इसी को हम लैगून कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लैगून की झील। पुलिकट झील एक लैगून झील है, ठीक, और जो आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। ठीक, और इसमें क्या है, सांबर झील, डिडवाना झील और क्या है पंचप्रदा झील आदि झीलें राजस्थान में स्थित, आदि झीलें राजस्थान में स्थित है। लूनार झील कहाँ है, लोनार झील महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक, और चिल्का उड़ीसा में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। और कोलेरू कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में। चलो आगे देखो आप, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, लूना ये क्वेश्चन तो हो ही गया ना अभी, फिर आगे देखो ना। भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन करना। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ है। अभी मैं आपको बताऊं, विंध्यन लास्ट में सबसे लास्ट में किसका निर्माण हो रहा है, सबसे लास्ट में निर्माण किसका होता है, गोंडवाना का। तो विंध्यन के बाद में ही हुआ था। तो ये हुआ कैसे था इसका निर्माण, अभी आपकी से पहले मैं ऊपर बता के आया हूँ कि सबसे पहले किसका हुआ फिर किसका हुआ। ये बात आपकी पहली सही है। ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें, क्या है प्राचीनतम चट्टानें हैं, आपको ये बताने पर प्राचीनतम चट्टानें नहीं, ये सबसे बाद में बनी हुई चट्टान है। तो ये आपका गलत हुआ। ये अत्यधिक धात्विक चट्टान है, ये अत्यधिक धात्विक चट्टानें हैं, धात्विक चट्टानें नहीं। इसमें सर्वाधिक कोयला पाया जाता है और धात्विक चट्टान पाए जाते हैं। ये क्या है, धात्विक नहीं होगी। इनमें से प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, इस पर ही मैंने बता दिया। तो इसका आंसर 1 और 4 सही हो जाएगा, 1 और 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करना है। परमाणु शक्ति संयंत्र भारत में कहाँ कहाँ पे है, यही आपसे पूछा हुआ है, यही आपसे पूछा हुआ है। अब देखिए, अब कर्नाटक क से कर्नाटक से कैगा मिलाइए। अब देखिए इसमें क्या सी का 2 कहाँ मिल रहा है, अच्छा इनको हटा दीजिए आप। अब इनको हटा दीजिए, एक सी का 2 जिसमें जिसमें है, बाकी तो बचता जी, उनको हटाइए और इनको हटाइए। ए और सी तो हट गए आपके।
अब देखिए काकरा पार, रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पे है? रावत भाटा कोटा के आपके राजस्थान में। डी का 3 कहाँ पे है? डी का 3, अब देखो इसमें भी डी का 3 दिया है और यहाँ देखिए डी का 3, इसमें आपको बचता कौन सा है? यही बचा ना, डी का 3, डी का 3 यही बचता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। अब देखिए इसको आप एलिमिनेट कर, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरा पार, काकरा पार कहाँ पाया जाएगा? काकरा पार गुजरात में पाया जाएगा, कैगा कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान में। ये जितने भारत के परमाणु संयंत्र था इसको मैंने यहाँ पे बता दिया। कलपक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु में, काकरा पार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान में, तथा नरौरा उत्तर प्रदेश में। नरौरा को मत भूलिएगा, उत्तर प्रदेश में। और तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, इतनी बातें ये तो हो गई सुमेलित। अब इसमें आपका दो ही चीज बचता, जो दो नहीं हो पाया था उसको आप नोट कर लिए, नरौरा और तारापुर। देखिए नरौरा क्या है? नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक, और तारापुर, ये तारापुर है। ठीक, तारापुर कहाँ पे है? तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर आपको मिल गया। इसका आंसर क्या है? बी सही। ये प्रैक्टिस सेट वाला जो सेशन है इसको खूब अच्छे से आप कर लेंगे ना, तो सही बता रहे हैं आपको एलटी ग्रेड में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं? पूर्ववर्ती नदी यहाँ से आपसे पूछा कि कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है, ये आंसर आपको बताना है। जी ठीक है, पूर्ववर्ती नदी कौन सी नहीं? सतलज, सतलज या सतलुज। ठीक, ब्यास, कोसी, तीस्ता। अब देखिए इसमें से कौन नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा है आपसे। इसमें से कौन सी क्या है? पूर्ववर्ती नदी नहीं। तो पूर्ववर्ती नदी का जो इसमें से उदाहरण है आपका, ये क्या है? तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक, तीस्ता क्या है? ये ब्रह्मपुत्र की है। क्या है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक, ये सहायक नदी है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। और क्या होता है, इसकी लंबाई टोटल कितनी पता है? 1987 में विनाशकारी बाढ़ के साथ ही क्या होती है उसमें मिली थी। 1787 में एक बाढ़ आई थी, उसमें बाढ़ के पूरे गंगा की सहायक नदी थी। 1987 से पहले क्या थी? गंगा की सहायक नदी थी। उसके बाद किसकी होगी? ब्रह्मपुत्र की होगी। तो पूर्ववर्ती नदी कौन सी इसमें? पूर्ववर्ती नदी कौन सी नहीं है? तीस्ता नहीं है, तीस्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आप। भारत में 10 लाखी नगरों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक 10 लाखी जनसंख्या कहाँ पे है? ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है। तो भारत में 10 लाखी सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी के मामले में भी बड़ा है और क्षेत्रफल के मामले में तो भाई छोटा है इनसे, लेकिन क्या है इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 लाखी कौन कौन से होंगे? कानपुर, आपका क्या होगा? कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद। ठीक, इतने हो गए। और गुजरात में कितने होते हैं? गुजरात में जितने भी होते हैं उसमें क्या होगा? अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट। ठीक, मुंबई महाराष्ट्र में क्या होगा? मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक। ठीक, और क्या है? तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई। तो सर्वाधिक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक, इतनी चीज़ें आपको मालूम हो गई होगी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महाराष्ट्र पारादीप, पारादीप महाराष्ट्र में है क्या? देखिए कर्नाटक तूतीकोरिन, ये तो पढ़ा है। तमिलनाडु मंगलौर, गुजरात कांडला, ये सब क्या बंदरगाह है। महाराष्ट्र में पारादीप नहीं, पारादीप किसमें है? पारादीप उड़ीसा का है। पारादीप उड़ीसा का है। ठीक, पारादीप कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही सुमेलित है। इसमें अच्छा पूछा सही सुमेलित है, मेरे भाई सुनो गलत हो गया, सॉरी। पूछा सही सुमेलित है, सही सुमेलित पूछ रहा है। तो कांडला कहाँ पे है? कांडला है आपका गुजरात में। देखिए महाराष्ट्र पारादीप जो दिया है, पारादीप आपका पारादीप कहाँ पे है? इसको हम उड़ीसा कर लेंगे, सॉरी। कर्नाटक, अरे तूतीकोरिन, ये जो तूतीकोरिन है, ये तूतीकोरिन कहाँ पे है? तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तूतीकोरिन कहाँ पे है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। और ये मंगलौर, कर्नाटक, मंगलौर कहाँ पे? मंगलौर कहाँ पे? कर्नाटक पे, सॉरी मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, कर्नाटक पे। और गुजरात, ये काकड़ा कांडला कहाँ पे है? ये गुजरात में तो है ही है। तो जितने इसमें बचते हैं मैं बता दूँ, पारादीप उड़ीसा में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। ठीक, मैंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक, और मुंबई नन्हा सेवा या तो फिर क्या कहते हैं उसको, एक जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहते हैं, महाराष्ट्र में। कांडला गुजरात में, मार्मागोआ गुजरात गोवा में, कोचीन केरल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, और चेन्नई तमिलनाडु में, और क्या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में। इतनी बातें आपको पता हो गई होगी। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। 2001 की जनगणना के अनुसार, देखो 2001 की भी जनगणना इसमें मैं मेंशन कर दिया हूँ, और 2011 की भी जनगणना आएगी। तो ये क्वेश्चन नहीं कि पुराना क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई, कभी पूछ देता है। ठीक, इसलिए 2001 की भी जनगणना इसमें
मेंशन है। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनघनत्व शेष 3 से निम्नतम था, शेष 3 से कम था। अब देखो यही क्वेश्चन पूछा है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये पूर्वोत्तर भारत के सारे हैं। इसमें से पूछा है सबसे कम कहाँ का था, सबसे कम कहाँ का था, तो मिजोरम में सबसे कम था, मिजोरम में सबसे कम था जनगणना। तो इनके बारे में पूछा, तो इसमें क्या मणिपुर में 107 थे उस टाइम, मेघालय में 3 थे, और मणिपुर मिजोरम में 42 हैं, और नागालैंड में कितने हैं, नागालैंड में आपके 120 थे। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इसको देखिए क्या क्या है। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है कि अंकलेश्वर, अंकलेश्वर क्या है, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है, खनिज तेल के लिए। कहाँ पे, गुजरात में। मड़ुआडी, मड़ुआडी वाराणसी में है, डीजल इंजन रेलवे कारखाना है। तो ये क्या था, अभी बन गया बनारस। इसको DLW था ना, DLW से इसको मोदी जी ने BLW बना दिया, इसको ध्यान रखिए। ये मड़ुआडी कहाँ पे, ये वाराणसी में, ये वाराणसी में है। और वाराणसी किसका सांसदीय क्षेत्र है, PM प्रधानमंत्री मोदी जी का, मोदी जी का। बेंगलोर में मतलब कटनी सीमेंट, MP में, कटनी कहाँ पे है, कटनी आपका MP का जिला है, कटनी का है MP में सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है, सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। और मैंगलोर क्या है, बंगलौर क्या है, बैंगलोर पैमाने यानी वायुयान यानी जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जहाज निर्माण के लिए, जहाज निर्माण के लिए मैंगलोर। ठीक, ये बातें आपको, इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अंकलेश्वर गुजरात में खनिज तेल के लिए, मड़ुआडी जो यहाँ पे लिखा है डीजल इंजन कारखाना, बनारस BLW बन गया है, बेंगलोर मेवानिकी के लिए प्रसिद्ध, और कर्नाटक कटनी MP का सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध। आगे देखो, सिंगरेनी कोयला खान स्थित है, सिंगरेली दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, और गोदावरी की घाटी में, और महानदी में। सिंगरेनी पूछा है कि किस घाटी में स्थित है, तो सिंगरेनी आपका कहाँ है, गोदावरी वाले इलाके में सिंगरेनी का। अब ध्यान रखिए, एक देखिए, एक सिंगरेनी है, एक सिगरौली है, एक सिगरौली है, इसको आप ध्यान रखिए। MP और यूपी में, MP और यूपी में, इसको ध्यान रखना। तो ये सोन घाटी वाले इलाके में आएगा। दामोदर घाटी में तो उधर चले जाएंगे, झारखंड वाला इलाका आपको देखना पड़ेगा। सिंगरेनी कहाँ है, सिंगरेनी ये आंध्र प्रदेश में है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में किसका विस्तार, गोदावरी नदी घाटी का विस्तार। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रदेश समूहों में से भारत में किस में साक्षरता दर का सही अवरोही क्रम है, साक्षरता दर पूछा है किसमें सबसे कौन सा है, फिर कहाँ पे, फिर कहाँ। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है, केरल, मिजोरम, गोवा और महाराष्ट्र। केरल, मिजोरम और सबसे ज़्यादा केरल में, फिर मिजोरम में, फिर गोवा में, फिर महाराष्ट्र में। ऑप्शन के ये के अनुसार दिया हुआ है, अनुसार दिया हुआ है। ठीक, आगे देखो, पोंचम पाद सिंचाई परियोजना स्थित है। ठीक, पोंचम पाद सिंचाई परियोजना स्थित है, ये कहाँ पे है, ये किस किस जिले में, कोसी नदी पर क्या है, ये तो भैया बरहा बांध बना हुआ है, ये तो बिहार में है। चलो बिहार में। महा महा महानदी पर जो है उड़ीसा का है, भाखड़ा नंगा, अरे वहाँ का है। ठीक, और कृष्णा नदी पर भी है, जो वहाँ पे गोदावरी नदी पे क्या बना है, गोदावरी नदी पे आपके पुंचम पुंचम पल जो है क्या, पुंचम पाद सिंचाई परियोजना है। और ये कहाँ पे है पुंचम पाद, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की क्या है, आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजना है। क्या है, आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजना है। इसको आप ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन एक अनुसंग गोपी, एक संघ क्या था, एक संघ अनुसंगी पत्तन। जवाहरलाल नेहरू पत्तन एक अनुसंगी पत्तन है, एक गलत हो गया होगा तो ठीक है, अनुसंगी पत्तन सब एक ही में हो गया, कोई दिक्कत उसमें नहीं। तो इसमें अनुसंगी पत्तन है तो कहाँ का, अभी हमने मैंने आपको बताया ऊपर, ये कहाँ का, चेन्नई का है, कोलकाता का, मुंबई का, मैंगलोर का। तो ये क्या है, ये है मुंबई का, ये है मुंबई का, ये है कहाँ का, ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है मुंबई का भैया। ये क्या, जवाहरलाल नेहरू पत्तन को न्यू मुंबई या नन्हा सेवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का क्या है, आधुनिकतम पत्तन, भारत का क्या है, आधुनिकतम पत्तन है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नागालैंड के किस जिले में, किस जिले ने सन 1991 से 1 में जनसंख्या की उच्चतम 10 की वृद्धि दर अंकित की थी। अब यह है नागालैंड में, इस बार तो माइनस में वृद्धि दर हो गई थी 2011 में। और इसमें पूछा किस जिले में, तो जिला है तो भाई जानना तो पड़ेगा, बोखा। अगर कभी पूछ दिया बोखा तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पूछ देगा। अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को चयन सही से करें। तराई प्रदेश की बस्तियां संघत होती हैं, ठीक है, बस्ती के बारे में। तराई प्रदेश में वर्षा ऋतु में नियमित
जल का प्लावन रहता है, ये भी बात सही है आपकी। तो ये भी बात आपकी सही थी, क्या ये दोनों सही है। और तराई प्रदेश का क्या बोल रहा है कि जैसे बस्तियां नजदीक नजदीक रहती है, ठीक। और जैसे तराई प्रदेश है तो यहाँ क्या बाढ़ का पानी हमेशा बना रहता है, तो यहाँ तराई हमेशा बनी रहती है। तो इससे क्या होगा, नियमित रूप से जल का प्लावन, क्या वर्षा ऋतु में प्लावन होता है। तो ये बात दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा। अब पूछा है नदी तट पे कौन सा नगर इसमें से नहीं बसा। अहमदाबाद, आपको बताना है कि अहमदाबाद भारत में, अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है, गुजरात राज्य में है अहमदाबाद। और ये पूछा है कि किस राज्य में है, किस राज्य में नहीं है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो देखो ये है, तो अहमदाबाद किस नदी के तट पे भैया, अब ये देखो, ये हो गया आपके साबरमती पे, क्या है, ये है आपके साबरमती नदी पे। और कर्नाटक, कटक क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक वाला ये कटक कहाँ है, ये है आपका महानदी। ये क्या है, ये है महानदी पे। गोरखपुर आपका राप्ती नदी पे पड़ता है, ठीक। और ये पूछा है भोपाल, भोपाल कहाँ है, भोपाल नदी के तट पर स्थित नहीं है, भोपाल 5 पहाड़ियों पे बना है, ठीक। इसको आप याद रखो, क्या है, भोपाल 5 पहाड़ियों पे बना है, भोपाल 5 पहाड़ियों पर, क्या भोपाल 5 पहाड़ियों पर बना है, बस आप इसको ध्यान रखना, ठीक। अब इसमें क्या है, अगर यही जबलपुर पूछ देता है, जबलपुर, तो जबलपुर किसके किनारे है, नर्मदा के, जबलपुर नर्मदा के किनारे। भोपाल क्या है, इसमें तट नहीं है, तट पर नहीं स्थित है, ये हो गया। अब अहमदाबाद साबरमती पे है, कर्नाटक महानदी पे है, और गोरखपुर पे क्या है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे। भोपाल किसी भी तट पे स्थित नहीं है। कयाल का अर्थ होता है, कयाल क्या होती है, कयाल का अर्थ यहाँ से पूछ रहा है कि कयाल होती क्या है। कयाल का अर्थ बताएंगे आप लोग क्या होता है, कयाल क्या होता है, केरल के लैंगूर को हम कयाल कहते हैं, ठीक, कयाल के कहते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, इसको इसके बारे में आपको बताना है। भारत के पश्चिमी तट पर लैंगून झीलों की स्थानीय रूप से विद्यमान रहते हैं, ठीक, को हम कयाल कहते हैं। क्या, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं, ठीक, के नाम से जाना जाता है, ठीक। और क्या, पश्चिमी तट की लैंगून झीलों में सबसे बड़ी केरल की वेम्बनाड झील। कयाल का एक उदाहरण क्या है, वेम्बनाड। अगर वेम्बनाड अगर पूछ दिया, वेम्बनाड किसका उदाहरण है, तो कयाल का। कयाल क्या है, कयाल झीलों को कहते हैं, कहाँ पे, पश्चिमी तट, क्या है, पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी तट है ना, इसकी स्थानीय नाम है, इसको इसको स्थानीय नाम दिया गया है। आप इसको ध्यान रखोगे, आप इसको ध्यान रखोगे, ठीक। आगे देखो क्या कह रहे हैं। भारत में भ्रंसन घाटी में बहने वाली नदियाँ क्या हैं, ये है और ये है, तो इसमें नदियाँ कौन सी प्रवाहित होती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। महानदी, नर्मदा, कावेरी और स्वर्णरेखा, इसमें से कौन भ्रंसन में घाटी में बहती है, आपको वही बताना। तो इसमें से कौन से, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी बहती, कावेरी और नर्मदा नदी। भारत की नर्मदा, देखो भारत की नर्मदा, भारत की कौन सी, भारत की नर्मदा, ताप्ती और कौन सा, दामोदर नदी, और दामोदर, दामोदर ये नदी, महानदी, अरे नर्मदा और ताप्ती, दामोदर नदी, ये क्या है, ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ये क्या होती है, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ठीक। इसको आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य क्या है। दाल सर्वाधिक भारत में कहाँ उत्पादित होता है, आपका एमपी, दाल उत्पादन में एमपी अग्रणी है, ठीक है। अब देखो, तिलहन के लिए इसको हम बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के लिए हो ही गया। महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक क्या होता है, कपास, कपास, गन्ना, ये सब महाराष्ट्र में भी उत्पादन होता है, ठीक। आगे चलो, भारत में निम्नलिखित वनस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है। साल, शीशम, सागौन और देवदार। अब देखो, ये देवदार भैया पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, सागौन मैदानी इलाकों में, सागौन सर्वाधिक कहाँ है, एमपी में, सर्वाधिक कहाँ है, एमपी में। शीशम ये भी मैदानी इलाकों में पाया जाता है, और साल भी है। तो साल, इसमें क्या है, साल, साल वृक्ष का क्या है, सर्वाधिक, भारत में क्या है, साल का वृक्ष क्या है, भारत में साल के हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर असम के नवागांव तक, असम के नवागांव के तक जिले में फैला हुआ है, ठीक। हिमालय के निचले ढलाई तराई प्रदेशों में विस्तृत रूप से ये पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या उत्तरी तमिलनाडु आदि में इसका विस्तार पाया जाता है। भारत में क्या है, भारत में साल का वृक्ष क्षेत्र सर्वाधिक है, कितना, 1,06,500 वर्ग किमी, ठीक। इसको आप ध्यान रखोगे। चलो, क्या है, साल सर्वाधिक की, कौन बेच है, साल। उदयपुर की जावर, जावर खाने प्रसिद्ध है। उदयपुर कहाँ है, पहले उदयपुर आपको पता होना चाहिए कहाँ की है, राजस्थान। फिर खान का नाम क्या है, जावर। खाने का लव एर्स के लिए नहीं, अभ्रक के लिए नहीं, जस्ता के लिए नहीं, मैग्नीज के लिए नहीं। तो आप बताइए आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है, जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, ये जस्ते के लिए प्रसिद्ध है कहाँ, राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
पतरातू उत्तराखंड और झारखंड, तालचेर उड़ीसा, रामागुंडम तमिलनाडु, सिगरौली उत्तर प्रदेश। सिगरौली उत्तर प्रदेश। अभी आपके सामने क्वेश्चन फिर से आ गया। ये क्या है आपको मालूम होना चाहिए। पतरातू झारखंड में है, ये सही है। तालचेर या तालचीर ये कहाँ पे है आपका, उड़ीसा में, ये भी सही है। रामागुंडम आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में नहीं है। ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रामागुंडम। सिगरौली उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले से लगा है, और सिगरौली एमपी और यूपी दोनों जगह फैला, लेकिन ये सिगरौली कहाँ पे, सिगरौली एक जिला है, तो इसको ध्यान रखना है। अरे सोनभद्र में एक जगह है, एमपी में सिगरौली जिला बना हुआ है, इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखो। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तुलबुल परियोजना किस पे स्थित है। अब बताइए, ब्यास नदी पे, रावी नदी पे, सतलज या झेलम, सारी नदियां उत्तर ऊपर बहती हैं, तो इसमें क्या है, तुलबुल परियोजना कहाँ पे, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी टिहरी बांध किस नदियों के संग, टिहरी बांध उत्तराखंड की किस नदियों पर स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए, भागीरथी और भिलांगना। पंच प्रयाग है, इसको याद रखिएगा। पंच प्रयाग जरूर क्वेश्चन में पूछेगा, तो पंच प्रयागों का नाम आप याद रखोगे, आप याद रखोगे, ठीक है। पंच प्रयाग को आप याद रखोगे, ठीक। भागीरथी और भिलांगना पे कौन सा बांध, टिहरी बांध। आगे देखो, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, वही क्वेश्चन फिर से। भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर, कुल्टिया, आसनसोल, कौन किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक। भद्रावती, और भद्रावती केमानगुड्डी, चलो भैया ये ठीक है। भिलाई, ये भिलाई जो पूछा है आपसे, भिलाई कहाँ पे, भिलाई कहाँ पे भैया, रजहरा। जमशेदपुर, गुरु मैसानी होगा, जमशेदपुर कहाँ होगा, गुरु मैसानी। और कुल्टी और आसनसोल क्या है, गुआ। कुल्टी और आसनसोल क्या है, ये गुआ है, ठीक। ये क्या है, ये गुआ है। लव एस का क्षेत्र है, और इसके उत्पादक क्षेत्र क्या है, ये उत्पादक क्षेत्र है इसका, इस्पात का उत्पादक क्षेत्र है, और ये लव एस का स्रोत है। इनको लव एस कहाँ से प्राप्त होता है। अब जैसे भद्रावती कर्नाटक में, तो इसको लव एस किस पहाड़ी से मिलता है, तो केमानगुंडी खान से आता है। भिलाई आपके राजहरा पहाड़ी में, छत्तीसगढ़ वाले से इसको किसका, लव एस की स्रोत का उत्पादन वहाँ पहुँचता है इस्पात बनाने में। जमशेदपुर गुरु महिसानी से मिलता है, गुरु महिसानी से मिलता है। उल्टी और आसनसोल गुआ की खान से इनको लवर्स की प्राप्ति होती है। इतनी बातें आपको समझ में आई। आगे देखो आप, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना क्या है। छोटी रेल लाइन का एक बड़ी रेल लाइन में आसान से परिवर्तन नहीं। भारत के 4 महानगरों को मिलाने वाले 4 लेन वाले राजमार्ग, उत्तर भारत, दक्षिण भारत का प्रमुख नदियों का संगम नहीं। नदी के 4, क्या भारत के 4 प्रमुख नगरों के वायु यातायात को जोड़ना, ये भी नहीं। तो ये क्या है, 4 नगरों को जोड़ता है, मुंबई, चेन्नई, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना जो थी ना, ये क्या है, इसके अंदर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और किसको, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को क्या है, इनको चारों को 4 लेन वाली सड़क से जोड़ा जाएगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 5846 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 5846। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था चारों को जोड़ना है, ऐसे 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 करके स्वर्ण चतुर्भुज को उन्होंने बनाया था, ठीक। आगे देखो, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात था। अब इसमें से बताना है आपको, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात किस साल में था भारत का, यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा 1951। क्या है, 1951। 946 था उस टाइम, अभी तो बढ़ के कितना हो गया, अभी लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात 940 है, 937 कितना है बताइए। उस टाइम क्या था, 946 था, सबसे ज़्यादा था। लेकिन सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पता है आपको कब था, लिंगानुपात सर्वाधिक था आपका 1901 में। क्या, 1901 में था, 972 था, 972 था। इसमें से जो दिया वो बता रहा हूँ मैं। आगे देखो, लिंगानुपात कहते किसको है, अभी जान जाओ। लिंगा 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसको ध्यान रखना, ठीक। आगे देखो, एक को सूची 2 से मिलाना था, और इसमें दिया बस्तियों से क्वेश्चन पूछा है, कौन सी बस्ती कहाँ पाई जाती। संहत बस्तियाँ कहाँ पाई जाएगी, अभी आपने देखा गंगा और घाघरा के दोआब में। अभी मैं तराई वाला क्षेत्र, गुच्छित कहाँ मिलते हैं आपको, गुच्छित कहीं कहीं कहीं, ये क्या विंध्यन के उच्च भूमि पे, मिर्जापुर वाला इलाके में जब जाएंगे तो आपको मिले। अब खंडित बस्ती क्या होती है, भावर में। अब खंडित बस्तियाँ कहाँ मिलेंगी, भावर वाले क्षेत्र में मिल जाएंगी, यहाँ वहाँ यहाँ। प्रकीर्ण बस्तियाँ बुंदेलखंड के उच्च भूमि में, जब वहाँ जाएंगे तो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। और ये उच्च भूमि पठार वाला या पहाड़ी से फिर 2-2 4-4 घर भी मिलते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, इसका टोटल हो जाएगा
इसका आंसर आपसे अगर पूछ देगा तो कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, 89 का आंसर कौन सा सही होगा, तो आपको आंसर बताना होगा डी। क्या 1 2 3 4, यहाँ डी लिख दो, 1 2 3 और 4, आंसर आपका यही सही हो जाएगा। ठीक, भारत की निम्नलिखित नदी बेसिनों में किस किस वार्षिक जल उपलब्धि सर्वाधिक, किस नदी में सर्वाधिक वार्षिक जल उपलब्धि होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, सर्वाधिक किसमें जल उपलब्धि है। अगर ये क्वेश्चन आपको बताना है, अब आपको बताइए। ठीक, अब आपको बताना है। अब देखो इसमें क्या है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी में क्या सर्वाधिक जल उपलब्धि होती है, सिंधु नदी में सर्वाधिक जल क्यूबिक मीटर, इसको किसमें मांगे, मीट्रिक मिलियन क्यूबिक में मीटर में इसको मापा जाता है। अब देखिए इसकी वार्षिक प्रवाह क्षमता सिंधु की कितने, 11,78,440 है, पाकिस्तान के कालगढ़ के निकट। ठीक, और गंगा कितना, 1,52,000, गंगा कितना 1,52,000, इलाहाबाद के निकट कितना 59,459, फिर पटना में। ठीक, इलाहाबाद पटना, फिर क्या है गोदावरी का 67,000, 67,000 गोदावरी का। ठीक, इसमें क्या पहला किसका है, आपका पहला हो गया किसका, सिंधु नदी का हो गया पहला, सिंधु नदी। दूसरे पे आएगी गंगा नदी, तीसरे पे आएगी गोदावरी नदी। ठीक, आगे देखो, कोपेन द्वारा भारत के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु मिलती है। मैं तो इसको भैया ऐसे याद कर लिया था, जी से गंगा था, इसको मैं गंगा का मैदान हमेशा याद रखता हूँ, यही याद रखना। CWG जलवायु कहाँ पाई जाएगी, ये गंगा के मैदानों में पाई जाती है। ठीक, गंगा के मैदानों में। एक बार कोपेन थार्नवेट, इन लोगों का आपको पूरी का पूरा मैं जानकारी से पूरी डिटेल से पूरा जलवायु पढ़ा दूंगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सी जलवायु कहाँ पे और कैसे है। ठीक, कौन सी जलवायु कौन और कैसे है। अब देखिए पूर्वी राजस्थान, इस क्वेश्चन पे आइए आप पहले प्रीवियस ईयर पे, ये दिखा है ना पूर्वी राजस्थान, तो पूर्वी राजस्थान की जलवायु क्या होती है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु होती है BSDW, भैया मरुस्थली वाला लेकर। अब पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में जो क्या है, इसमें 3 तरह की जलवायु पाई जाएगी। इसमें किस कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, इसमें AMW पाई जाएगी, CWG पाई जाएगी आपकी, और एक DFC, क्योंकि DFC यहाँ पहाड़ी क्षेत्र भी यहाँ पे शुष्क होता है, मैदानी लगा CWG हो ही गया। छत्तीसगढ़ में अगर पूछेगा तो AW पूछेगा, छत्तीसगढ़ में AW। जब इसकी सारे बताएंगे, ए से क्या निरूपित होता है, W से क्या होता है, H से क्या होता है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कोपेन और थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर। इसमें से सुमेर सही नहीं, ये पूछा चंबल से कौन इसमें संबंधित नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें जो आपका डी है ना, डी ये नहीं है। ये जो गांधी सागर है, गांधी सागर कहाँ भैया, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, गांधी सागर मध्य प्रदेश। राणा प्रताप ये है आपका मध्य प्रदेश, राणा प्रताप कहाँ है, राजस्थान। जवाहर सागर, जवाहर सागर भी पूछ दिया, ये भी कहाँ पे है आपका, ये है राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में। और गोविंद सागर कहाँ भैया, गोविंद सागर का आपका पता है, गोविंद सागर का संबंध भाखड़ा नांगल परियोजना से किससे है, इसका भाखड़ा नांगल, इसका भाखड़ा नांगल परियोजना से है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो आगे देखो आप, अगला क्वेश्चन, भारत में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभी लेटेराइट की चर्चा हुई, इन मिट्टियों का प्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया। क्या ये बात सही थी, ये बात सही थी, ये बात सही थी, ये बात बिल्कुल सही थी। ये मौसमी, ये क्या है, ये मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशिष्ट मिट्टियां हैं, ये भी सही है। इसमें लोहांश व विपन्न परंतु नाइट्रोजन से संपन्न होता है। ठीक, भारत में कोई भी मिट्टी ज़्यादा नाइट्रोजन से संपन्न नहीं होती, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यही कर देंगे कि भैया यही है। सह्याद्री और पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ, हाँ पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है तो हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें लोहांश की मात्रा जो इन्होंने बताया, लेटेराइट मिट्टी क्या पेडाल्फर वर्ग की मिट्टी होती है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम और लोहे, एल्यूमिनियम और लोहे की क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक, एल्यूमिनियम और लोहे की अधिकता होती है, जबकि क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस की, ह्यूमस की कमी होती है, क्योंकि वहाँ बारिश होती है, ऊपर की मिट्टी ढलानों से क्या होती है कि बह जाते हैं, तो इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और इसमें क्या, इस मिट्टी में होता है एल्यूमिनियम और लोहे की अधिकता होती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था यहाँ। चलो भैया आगे देखो, भारत के निम्नलिखित शहर समूहों में से कौन सा जीवाश्म से सर्वाधिक संपन्न है, सर्वाधिक संपन्न है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जीवाश्म से, विंध्यन, शिवालिक, कुडप्पा और गोंडवाना।
आपको पता होना चाहिए जीवाश्मों से जो संपन्न होगा उसी में से तो कोयले वेले का निर्माण हुआ है। इसको हम गोंडवाना कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गोंडवाना। ये क्या, ये बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है। शिवालिक, उत्तराखंड में शिवालिक एकदम दक्षिणतम भाग कुडप्पा कर्नाटक की चट्टानें उसमें धात्विक खनिजें पाई जाती हैं, उसमें जीवाश्म में कोई उल्लेख नहीं होता। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि अगर एलटी ग्रेड में ज्योग्राफी से कर है आपका तो थोड़ी सी मेहनत कर देंगे ना, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैं यहीं से टोटल आपको करा दूंगा। आपको कहीं दूसरे जगह जाने या भटकने की जरूरत नहीं है। इस पर कोई कुछ आपका शुल्क उल्क तो लगना है, सीधी सी बात। ठीक, आगे देखो। भारत के निम्नलिखित लोहा इस्पात उद्योग में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था। जितने भी लौह उत्पाद क्या है, इस्पात उद्योग का निर्माण बोकारो, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। अब देखो इसमें से पूछा है कौन सा उस टाइम में, दूसरे टाइम में नहीं बना था। ठीक है, अब देखो आपको मैं बता दूं कौन बना था कौन नहीं बना था। इसमें का ये बोकारो उस टाइम नहीं बना था। बोकारो क्या है, नहीं बना। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये बने थे। कब बने थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भिलाई क्या है, भिलाई जो है ये रूस के सहयोग से बना है। क्या ये रूस के सहयोग से, क्या ये रूस के सहयोग से बना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आपको समय काल तो पता होना चाहिए, ये भी तो है नहीं कि मुझे बताना होगा। ठीक, और क्या है, सहयोग से बना था। दुर्गापुर क्या था, वो ब्रिटेन। दुर्गापुर किसके सहयोग से बना? दुर्गापुर आपके ब्रिटेन के सहयोग से बना। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ देते हैं, सुमेलित करने के लिए आ जाएगा। और आपका क्या, राउरकेला उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा राउरकेला किसके सहयोग से बना? ये जर्मनी के सहयोग से बना। ये जर्मनी के सहयोग से बना है। ये जर्मनी के सहयोग से बना है। और बोकारो क्या है? बोकारो का आपको बताना कि कारखाने, और ये तीनों कारखाने पता है 1956 से 1962 के बीच में तैयार होते। 1956 से 1962 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये तैयार हुए। तीसरी पंचवर्षीय योजना जब आई तो उसमें बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट, क्या बोकारो, ये पूर्व सोवियत संघ, बोकारो जो है ना ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, ये पूर्व सोवियत, क्या ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है, के सहयोग के, पूर्व के सहयोग से बना है। ठीक, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ये क्या है, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण होता है। ठीक, 1974 में इस कारखाने से स्टील का उत्पादन शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही सुमेलित सही नहीं? भारत में तांबे की सर्वाधिक सिंचित राशि बिहार में है। तांबा सर्व क्या भाव बिहार में है? सर्वाधिक भाव बिहार में है कि राजस्थान में? ये बताइए आप। ये क्वेश्चन आप देखिए, आपके लिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कैसा क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, अब देखो इसमें क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं? ये यहाँ पे अगर भारत में तांबे की सर्वाधिक सिंचित राशि बिहार में यही अगर यहाँ पे राजस्थान रहता ना, ये राजस्थान, तो ये आपका सही होता। लेकिन ये क्या आंसर यही है, लेकिन क्या है, नहीं सुमेलित। कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में विस्तृत क्षेत्र पे होता है, ये तो है। भारत में कर्नाटक का जूका एवं प्रमुख उत्पादक है। ठीक ठीक। आंध्र प्रदेश भारत में मक्का का प्रमुख उत्पादक है, ये भी सही है। तो आपका इसमें क्या आंसर हो गया? आपका इसमें आंसर हो गया ए। यहाँ पे राजस्थान की जगह क्या है, तो बिहार की जगह क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है। तो हो गया आपका ये आंसर राइट हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। भारत में कच्चे ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक, कच्चा और पक्का ऊन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, हमें तो नहीं पता। अगर आपको पता तो कच्चे और पक्के ऊन के बारे में आप मुझे बताइए। ठीक है, और ये क्या है, राजस्थान का है, राजस्थान। बकरी भेड़ बकरियां राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाती है, तो इस अनुसार आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन में, भारत में दूध का उत्पादन सबसे बड़ा कहाँ? दूध का उत्पादक भारत में कहाँ होता है सबसे बड़ा? गुजरात। गुजरात में तो अमूल फैक्ट्री है, सिंथेटिक दूध है। राजस्थान ऊँट और बकरी के दूध में आते हैं। पंजाब ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द जियोग्राफी ऑफ पुरानाज पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखिए आपकी क्या भौगोलिक चिंतन वाला क्वेश्चन आ गया। भौगोलिक चिंतन इसलिए मैं डाला हूँ कि एक दो क्वेश्चन में एलटी ग्रेड में पूछ दिया तो कुछ नहीं हो जाएगा। दी जियोग्राफी ऑफ पुरानाज के लेखक कौन है? एस एम अली। एस एम अली है, एस एम अली है भैया, एस एम अली। ये इन्होंने इसमें क्या बताया, इसमें मानचित्र का इन्होंने वर्णन किया था। ठीक, मानचित्र का इन्होंने वर्णन किया। आगे देखो, निम्न कथनों पर कौन सा सत्य? जियोग्राफी शब्द का प्रयोग प्रथम सबसे पहले कौन टालमी द्वारा किया गया? कासमास के लेखक रीटर थे। रेड जेल जीव संस्कृति की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। रिस्टोफेन चीन पर अपने उत्कृष्ट ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से पूछा कौन इसमें से सही है, कौन इसमें से सही है? इसमें क्या था, इसमें ये थे कि रिस्टोफेन चीन पर अपना वक्तव्य दिया था। इन्होंने चीन का इतिहास, चीन का भूगोल लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था?
इन्होंने चीन का भूगोल। और जियोग्राफी शब्द कौन दिया था? इरेस्टोथनीज। कौन दिया था? टालमी नहीं दिया था। इनको जिसको ज्योग्राफी का हम पिता कहते हैं क्या? इरास्टोस्थनीज। ठीक, ये दिए थे। कासमास, कासमास किसकी रचना है? कासमास किसकी रचना, आप बताइए। कासमास का रचनाकार कौन है? कासमास का रचनाकार हमबोल्ट है। कौन है? कासमास किसने लिखा है? हमबोल्ट ने लिखा है, रीटर थोड़ी नहीं लिखा है। रेड जेल, रेड, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या, रेड जेल क्या, जीवात्मा की संकल्पना की प्रस्तुत की थी। क्या इन्होंने? राज्य के जीववादी सिद्धांत, राज्य की जीववादी, जीव संस्कृति की संकल्पना, रेड जेल की प्रतिपादन, राइट ने जीववादी संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन। चीन के विस्तृत अध्ययन के पश्चात रिश्तहोफेन ने क्या किया था? चीन का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। रिश्तहोफेन ने क्या लिखा? चीन का भूगोल। पूछ देगा भैया कहीं, चीन का भूगोल कौन लिखा? चीन का भूगोल लिखा है आपका रिश्तहोफेन ने, रिश्तहोफेन ने। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो। प्रकृति और मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए ब्लास ने फ्रांस की जिस प्रादेशिक संकल्पना की परंपरा का उदाहरण दिया उसे कहते हैं कंपेयर, वास्तविक प्रदेश, प्रकार्यात्मक प्रदेश और पेज। इसमें से क्या होता है? उन्होंने पेज दिया था। उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने पेज दिया था। उन्होंने क्या कहा? भौगोलिक अध्ययन के संबंधों में क्या होता है? ब्लास का मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातल, मतलब जो पृथ्वी का है धरातल खंड, लघु समरूप क्षेत्र यानी पेज में मानव का पर्यावरण के साथ संबंध होता है। एक मानव और पर्यावरण के बीच संबंध होता है, तभी हम यहाँ पे सर्वाइव या रह पाते हैं। एक दूसरे के सहयोग के बिना ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर पेज हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ना, तो आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, पी हैगेट, मेंटर लेप्स। किसने लिखा है? ये देखो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, इसको देखो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे ना कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, पी हैगेट, मेंटल मैप्स, डी एम के आई स्मिथ, ह्यूमैनिस्टिक ज्योग्राफी, डेविड एलमेन सेलुमैन, और लिखा हुआ दी मेकर्स ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफी। ठीक, आई एम डिकेंस। ठीक, इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? बी। अपना बी क्या है? यही सुमेलित नहीं है। हैगेट ने इसी को लिखा था, इसको ध्यान रखिए। इसको किसने लिखा था? इसको हैगेट ने लिखा था। ठीक, इसको हैगेट ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखो। सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल का द्विविभाजन दिया था। कौन कहा था सामान्य भूगोल? और उसको इसने द्विविभाजन दिया था, वारेनियस ने दिया था ना। कौन दिया था? बी वारेनियसन ने, बी वारेनियसन। इन्होंने क्या कहा था इसके बारे में? इन्होंने कहा था कि 17वीं शताब्दी के जोग्राफर थे, ठीक, महान जर्मन भूगोलवेत्ता थे। कहाँ का था? जर्मनी का था। इसको याद रखना, जर्मन का भूगोलवेत्ता था। अपनी पुस्तक इन्होंने ज्योग्राफी जनरलिज्म में उसने क्या सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल का द्विभाजन किया था। जियोग्राफी जनरलिस, क्या जियोग्राफी, भूगोल जनरली था, भूगोल जनरली था, जर्मनी का ये था। ठीक, इसको छोड़िए, आप बस क्वेश्चन को करते चलो। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सब चीज़ें मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आप इसको कर सको। इसका बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना चोरले ने नहीं दिया था, याद रखना। इसकी बृहद किसने दिया था? और बाकी क्या है? नवाचार विसरण, नवाचार विसरण कौन दिया है? हेगेट। वो क्या दिया है? हेगर स्टैंड सही है। बृहद प्रादेशिक प्रदेशों की संकल्पना चोरले ने नहीं दी। स्थानीय विश्लेषण हैगेट दिया था, ठीक है। क्षेत्रीय विभेदीकरण हार्टसोन ने दिया है, हार्टसोन। ये बात आपकी सही। तो इसमें कौन दिया है? बृहद प्रादेशिक प्रदेश की संकल्पना हर्बर्टसन ने दिया था। कौन? हर्बर्टसन। ये कौन था? ये हर्बर्टसन, ये हर्बर्टसन ने दिया था। ठीक, हर्बर्टसन ने इसकी संकल्पना दिया था। किसका? बृहद प्राकृतिक प्रदेश का, बृहद प्राकृतिक प्रदेश का। और विश्व को इन्होंने 15 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था। कितने? विश्व को क्या था? विश्व को 15 प्राकृतिक, क्या 15 प्राकृतिक प्रदेशों में, प्राकृतिक प्रदेशों में इसको विभाजित किया। ठीक, विभाजित किया। इसको आप याद रखोगे। चलो आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ल्यूकरमान द्वारा दिया गया? ठीक, एफ ल्यूकरमान द्वारा ये दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। ये क्या है? क्योंकि ल्यूकरमान द्वारा ये भूगोल का एक क्या, भूगोल एक अंतर विषय का विज्ञान है। भूगोल के अध्ययन का मूल स्थान है। भूगोल प्रमुखतः क्षेत्र विवेचनात्मक विज्ञान है। भूगोल एवं गतिशील विज्ञान है। भूगोल एक गतिशील विज्ञान है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें क्या? भूगोल के अध्ययन का मूल स्थान है। मतलब भूगोल हम किसी स्थान का ही तो जानेंगे यार। ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है तो किसी स्थान के बारे में पढ़ेंगे ना। हवा हवाई में पढ़ेंगे भूगोल? हवा हवाई में तो भूगोल पढ़ा नहीं जाएगा। तो भूगोल हम कहाँ पढ़ेंगे? भूगोल हम जब भी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक, क्या है? किसी स्थान के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है ना। अब देखो क्या है इसमें, क्या है? जेएमए, क्या जेएमए ने क्या दिया था? ये इसको करना है। जेएमए का जो है इसने
क्या दिया था ये देखना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाए, इसका आंसर पहले बी हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर बी हो गया। जेएमए चिकित्सक भूगोल था, जेएमए क्या था, एक चिकित्सक भूगोल है। एफ जे मार्क हाउस, एफ ए जे मार्क हाउस कौन था, ये जो मार्क हाउस का है, इसका योगदान पूछा है, किसमें योगदान है, मानचित्र विज्ञान में, फोटोग्राफी में, फोटो मार्क हाउस का फोटोग्राफी। एच एम मेयर, एच एम मेयर, एच एम मेयर ने क्या किया था, और एच एम मेयर क्या कहते हैं, नगरीय भूगोल थे, नगरीय भूगोल का इनका योगदान था। और एम एस अली अभी व्यवहारिक, अभी हमने इसको पढ़ा था व्यवहारिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल। आगे देखो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित भूगोलवेत्ता है और देश है, किस देश से जुड़े। पैसेल किस देश के भैया, पैसेल्स किस देश के हैं आपको, फ्रांस। ये कहाँ गए, फ्रांस के। ब्रुन्स, अगर ब्रुन्स के बारे में पूछेगा तो आप क्या बताओगे, इंग्लैंड। हर्बर्टसन, हर्बर्टसन कहाँ गए थे, यूएसए। हार्टसोन जर्मनी। अभी आपने देखा, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक, अब देखो, नहीं सुमेलित करना था ना, सॉरी सुमेलित करना है ना अपने को, इसको देखो अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना है। अब इसको सुमेलित करना है आपको। अब देखो पर्सोल्स क्या है, ये जर्मनी से थे, कहाँ पे थे, जर्मनी। ठीक, ब्रुन्स, ये ब्रुन्स कहाँ गए थे, ब्रुन्स फ्रांस के थे, ब्रुन्स कहाँ गए थे, फ्रांस के। 1 नंबर, 4 और 1, 4 और 1 यही मिला। ठीक, आंसर सी हुआ। हर्बर्टसन कहाँ के थे, हर्बर्टसन इंग्लैंड के थे। ठीक, हार्टसोन कहाँ के, हार्टसोन आपके यूएसए के, हार्टसोन कहाँ के, यूएसए। ठीक, ये क्वेश्चन हुआ। चलो, निम्नलिखित में से भूगोल के किस एक उपागम में ने अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के संकल्पनावादी होलिस्टिक दृष्टिकोण पर बल दिया। सब भूगोल क्या है, भूगोल के किस एक उपागम में अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक, सब एक भूगोल के अंतर्गत होलिस्टिक अप्रोच किसने दिया था, होलिस्टिक अप्रोच किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक, व्यवहारवाद, अतिवाद, प्रत्यक्षवाद और मानववाद। अतिवाद में तो हो ही नहीं सकता, अतिवाद में तो हो ही नहीं सकता ना, इसको क्या करें, हो दृष्टि पर बल दिया था, अतिवाद। अतिवाद क्यों नहीं हो, हेरोडोटस ने नील नदी, क्या, अब बताइए इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसका आंसर आपको बताना ही पड़ेगा हर हाल में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा अतिवादी, अतिवाद। उस भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। होमर, हेरोडोटस, कोलंबस, बेरेनियस। अब देखो कौन बोला था भैया इसको, इतनी बड़ी बात कौन बोल दिया था, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने क्या बोला था, नील नदी को क्या, हेरोडोटस ने नील नदी को, नील नदी के बाढ़ मैदान में हुई जमा मिट्टी निक्षेप को द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है, इसमें क्या बोला था इन्होंने, इन्होंने बोला था नील नदी को मिस्र का वरदान। ठीक, कौन बोला था, हेरोडोटस। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किसने किया था, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में किसने परिभाषित किया था, पैट्रिक गिडिनेस ने, हेरोल्ड हेरोल्ड मैकिंडर ने, हार्ल क्या हार्लन बैरोज ने, और ए हर्बर्टसन ने। इसका आंसर, इतने इतने टफ टफ क्वेश्चन होता है कि एकदम हालत हो जाती है खराब। इसमें क्या, इसका आंसर हो जाएगा सी, हार्लन बैरोज ने। ठीक, भूगोल मानव परिस्थिति, क्या भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं का निम्न में से कौन सा कथन सही, तैथिक सही है, हमबोल्ट, कांट, रैडजेल और रीटर। अब इसमें सबसे पहले कौन सा, सबसे बाद में कौन, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। तो क्या है यहाँ, क से कांट सबसे पहले लिखो, क से कांट कहाँ है, 2, 2 नंबर ए पे। फिर क्या लिखना है, हमबोल्ट, फिर क्या है, हमबोल्ट आता है, हमबोल्ट, हमबोल्ट कब आते हैं भैया, ये देखो, ये आपके 1724 से, ये 1724 से 1804 तक थे। ठीक, और हमबोल्ट का क्या है, हमबोल्ट का 769 से लेके कब तक है, 859 तक है। ठीक, हमबोल्ट हो गया। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा रीटर, तीसरे नंबर पे कौन जाएगा, रीटर। ये क्या है, 779 और किस पे आएगा, रीटर, 859 फिर आ जाएंगे। तो रीटर के बाद कौन आएगा, रेड जेल, रेड जेल, रेड जेल लास्ट में कौन आएगा, आपके रेड जेल कब आया, 1844 1904, 1844 से 1904 में इनका टाइम था। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर आपको मिल गया कि नहीं मिला, ये बताओ, इसका आंसर आपने मिला, आपका सी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भूगोल में क्या गणितीय भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया था, गणितीय भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया था, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है। ठीक, अब बताना है कि इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा, ठीक, इसमें कौन।
इसमें कौन सा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉन ओ एम बॉयकने। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपसे। इसमें इतने ही क्वेश्चन मेंशन है, बाकी क्वेश्चन इन्होंने मेंशन नहीं किया है अभी। मतलब इसमें से आपको 6-7 क्वेश्चन इसका रह गया होगा, तो आपको मानचित्र कला रह गया है आपका, और थोड़ा सा विविध वाला क्वेश्चन रह गया। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, ये क्वेश्चंस आपके हो गए एलटी ग्रेड के। एलटी ग्रेड के जितने भी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योग्राफी का एलटी ग्रेड और उसमें भारतीय संविधान, ये 2 चीज़ तो मैं इस पर कराने वाला हूँ आपको पूरा का पूरा, और सारी चीज़ें आपको इस पर मिलती रहेंगी। आज अपनी क्लास यहीं तक, आज के लिए आप लोग का धन्यवाद।